जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के बारे में बताया था, उनका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं ये बताया था, और ये भी बताया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि पोलर मॉलिक्यूल होते हुए भी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। समझ गए? इसके अलावा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कंपेयर करते हैं भाई, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उनकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा वहां पे पोलैरिटी भी कम होगी। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन भी समझाया था तुम लोगों को कि अमोनिया और NF3 के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है और क्यों ज्यादा है क्यों कम है, उन दोनों में डिफरेंस क्यों है। समझ में आ गया? अरे भाई याद है कि भूल गए? पक्का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों VSEPR थ्योरी। इसका मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, जैसे एटम को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरियां दी थी। थॉमसन का मॉडल आया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था, फिर बोहर का मॉडल आया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, और भी हो सकता है बीच में किसी ने कुछ काम किए हो, किताबों में ना आ पाए हो, आया ना। ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूल को समझाने के लिए भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के थ्योरी या मॉडल दिए हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, तो देखो इसमें दिया हुआ है ये जो VSEPR, पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? V फॉर वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी। मतलब कि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या न्यूमेरिकल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप भी NCERT ओपन कर लीजिए, और इसमें पेज नंबर दिया हुआ है 113। ये नई वाली बुक है ना जिसकी भी है, तो आप देख लो, डायग्राम वगैरह ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर VSEPR लिखा हुआ है। ये पेज आप ओपन कर लो तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि मैं कहाँ से क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई? तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी हम यहाँ पे उठा के लिख देंगे। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, VSEPR थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन क्या आता है तो मैं पहले बता देता हूँ। आप ये पेज टर्न करोगे आपको ये दो टेबल मिलेंगे, मिले या नहीं? दो येलो कलर के टेबल मिलेंगे आपको, मिल गए? एक और पेज टर्न करो, यहाँ पर आपको और मिल जाएगा टेबल, मिल गया? ये तीन टेबल जो आपको नजर आ रहे हैं, दो इस पेज पर और एक ये वाला, ये पूरा एक ही टेबल है। अगर आपने ये पूरा ढंग से समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपको मॉलिक्यूल्स की शेप पता चल जाएगी काफी हद तक किसकी क्या है, और यहीं से क्वेश्चन आता है। समझ गए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वाटर का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कीजिए VSEPR थ्योरी के मुताबिक। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन द VSEPR, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये थ्योरी आती होगी तो आप इस थ्योरी के मुताबिक इसी टेबल के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो, और फिर टीचर उसको गलत नहीं करेगा। ये टेबल आपको तैयार करने हैं और यही मुझे समझाने हैं तुम्हें। समझ गए? बहुत ही आसान है, अगर आप इसको सही तरीके से समझोगे तो आपको भी आसान लगेगा। तो करते हैं शुरू बिना किसी फालतू बात के। तो देखो यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। मिल गया? तो मैं कुछ पॉइंट्स रीड करने जा रहा हूँ, मैं ये पूरा नहीं रीड करूंगा, काम की चीजें रीड करूंगा खाली। ठीक है? As already explained, Lewis concept is unable to explain the shape of molecule। बच्चों ल्यूइस का जो स्ट्रक्चर था उससे मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में हमको पता नहीं चल रहा था। क्या उसने शेप के बारे में कुछ बताया? जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो चेक करो, ल्यूइस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम ऐसे ही बनाते थे ना। अब मुझे ये बताओ, ये तो प्लेनर दिख रहा है, शेप तो प्लेनर दिख रही है, तो क्या एक्चुअली ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है ये प्लेनर होता है? नहीं, जबकि टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका मतलब कॉस्ट-ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। बात समझ में आ गई? ड्रॉबैक समझ में आया ल्यूइस का? दिस थ्योरी प्रोवाइड अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। Sidgwick
and Powell in 1940 proposed a simple theory based on the repulsion interaction of the electron pair in the valence shell of the atom. It was further developed and redefined by the Nyholm and Gillespie. समझ में आया? तो मुझे कुछ 4 नाम मिले हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें इस बात को गारंटी तो नहीं दे सकता, पर एग्जाम में ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं कि ये थ्योरी किसने दी, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। पर मान लो अगर टीचर को तंगी करना है तो एमसीक्यू में डाल के दे देगा। तो क्या क्या नाम बताया इसने? सेडविक एंड पोवेल, 1940 में उन्होंने ये थ्योरी दी। बच्चों इसको रीडिफाइंड और इसको आगे बढ़ाने का काम किसने करा? नायहॉम एंड GI है ना यहाँ पे, जिलेस्पाई। कब? 1957 में। समझ में आ गया? तो ये सारी फालतू बातें समझ में आ गई, लेकिन काम की बात तो मैंने बताई नहीं अभी तक। तो बच्चों यहाँ पे चेक करो, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी यहाँ पर हमें दी हुई है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट रीड करने जा रहा हूँ, फिर चलते हैं आगे। The shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pair bonded or non-bonded around the central atom. सेंट्रल एटम, देखो मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, बाकी आजू बाजू में जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पर हम उसकी शेप बता पाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड स्टेट में है, नॉन बॉन्डेड में है, वो हमें नहीं पता, वो हमें देखना पड़ेगा। वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। समझ गए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। बच्चों ये जो वैलेंस शेल के में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें हमेशा आपस में क्या होगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर में हमेशा क्या होगा भाई? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? कॉमन सी बात है। नंबर 3, these pair of electron tends to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize distance between them. अब अगर दो चीजों में रिपल्शन हो रहा है, बच्चों मान लो क्लास में 2 बच्चों की लड़ाई हो गई है, उनमें रिपल्शन ऑटोमेटिक हो गया, हाँ या ना? तो वो क्लास में कहाँ जाके बैठेंगे? पास पास या दूर दूर? वो 2 बच्चे क्लास में ऐसी सीट ऑक्यूपाई करेंगे, एक तो वो सबसे मैक्सिमम दूरी पर चले जाएंगे, दूसरा वो ऐसे बैठेंगे कि उनको शक्ल भी ना दिखाई दे एक दूसरे की, हाँ या ना? ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। पास बैठेंगे तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूल के अंदर भी यही होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनमें रिपल्शन हो रहा है, ये तो कंफर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो इस तरीके से स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। समझ में आ गया? देखो हम शेप पढ़ रहे हैं ना मॉलिक्यूल की, तो शेप समझने के लिए भाई H ऊपर गया, नीचे गया, साइड में गया, बोर्ड से बाहर आ गया, तो वो समझने के लिए ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी पहले कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं इस प्रकार ताकि वो दूर चले जाएं और रिपल्शन कम हो। पॉइंट नंबर 4, द वैलेंस शेल इज टेकन एज पेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसीडर किया जाएगा। दे आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। When 2 or more resonance structure can be represent a molecule, the VSE pair model is applicable to any such structure. अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ गया जिसमें कि रेजोनेंस लग रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकते हो, तो उसमें से आप किसी भी एक में VSEPR थ्योरी लगा सकते हैं। सब में अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। अब बच्चों मेरी एक बात सुन लो कान खोल के, क्या तुम लोग लोन पेयर को जानते हो? नाम सुना है कभी? अरे लोन पेयर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, टोटल इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर और 2 इधर हैं, सही है? कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करे, तो यहाँ पर बच्चों चेक करो, कार्बन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, शेयर कितने करे? 2, तो ये तो बॉन्डेड वाले हो गए, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये दरअसल लोन पेयर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, और ये भी समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी हर एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2।
एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना चैप्टर 2 में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। इस वजह से ये बात याद रखना, लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तभी तो इसका नाम पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा। समझ में आ गया? तो लोन पेयर हमको कैसा दिखता है? ऐसा। और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? लोन पेयर अगर कभी बोलूंगा तो समझ जाओगे। अच्छा बच्चों, अगर मैं कभी बॉन्ड पेयर बोलूंगा तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड पेयर? मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैं मीथेन बनाने जा रहा हूं, तो हर एक हाइड्रोजन अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ठीक है, और कार्बन ने सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो चेक करो, कार्बन के तो हो गए 8 और हाइड्रोजन के सबके 2-2 हो गए ना। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये जो सब में बन रहा है बॉन्ड, ये किस वजह से बन रहा है? क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो ये बॉन्ड पेयर हुआ। इसको पेयर क्यों बोल रहे हैं बच्चों? इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। आप ठीक से देखो, इस बॉन्ड पेयर में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसने शेयर करा और एक इसने शेयर करा। समझ में आ गया? तो बॉन्ड पेयर क्या होता है? इसके अंदर बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो नॉर्मली हम इसको कैसे बना देते हैं? ऐसे बना देते हैं। इससे इसको हम लोन पेयर को ऐसे बनाते हैं, बॉन्ड पेयर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? इसके बाद अब मेरी दूसरी बात भी सुन लो बच्चों। ये थ्योरी पूरी की पूरी रिपल्शन थ्योरी है। चेक कर लो, रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन देखा जा रहा है कि कहां कितना लग रहा है। समझ में आ गया? तो अब आप ये बात याद कर लो, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा बच्चों लोन पेयर में। अगर 2 लोन पेयर आमने सामने आ गए ना, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इन्हीं में होने वाला है। ये जो बताया जा रहा है ये अभी रट लो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं पूछना क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कहां से आया, कैसे हुआ, किधर गया, क्या है ये ऑब्जर्व किया गया, पाया गया, वो आपको रिजल्ट बताया जा रहा है। हमेशा याद रखना, 2 लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद किसमें होगा बच्चों? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। यानी कि इन दोनों में भी रिपल्शन होता है, पर इतना नहीं होता जितना लोन पेयर में होता है। और सबसे कम रिपल्शन बच्चों किसमें होगा? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। ये मुझे दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा, याद रहेगा। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा? लोन पेयर एलपी, उससे कम एलपी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। अब बच्चों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें लोन पेयर होते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनमें लोन पेयर नहीं होते। अरे अभी मीथेन बना के दिखाया था कि नहीं? 2 बार बना चुका हूं। मीथेन में कहीं लोन पेयर दिख रहा था? यानी मीथेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर नहीं है। पर ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनमें लोन पेयर होता है। अमोनिया, NH3, NF3, H2O, SO3, आयन। यानी कि अब हमें 2 तरीके के मॉलिक्यूल डील करने हैं, एक जिनमें लोन पेयर होता है और एक जिनमें लोन पेयर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये सब चीजों को अलग अलग रखना भी, ये सीधा काम की चीज बताई जा रही है तुमको। अगर ये समझ में आ गई तो समझ लो ये VSEPR खत्म। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? यानी मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने 2 क्लास में क्लासिफाई करा है। कौन कौन से? विदाउट लोन पेयर वाले और विद लोन पेयर वाले। विद लोन पेयर, ये बात समझ में आ गई? विदाउट लोन पेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया अपना CH4, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया वाटर, NH3। समझ में आ गया? ठीक है ना?
अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखो इकट्ठा सारी चीजें, सारे मॉलिक्यूल एक बार में तो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि कोई फॉर्मूला बता दिया और उसके बेसिस पर सारे मॉलिक्यूल की शेप पता लग गई। क्या ऐसा संभव है? यानी कि अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझनी है तो आपको एक एक केस करके सारे मॉलिक्यूल स्टडी करने होंगे और समझना होगा कि किसमें क्या रीजन है, ऐसी शेप क्यों बन रही है। हाँ या ना? एग्जाम में क्वेश्चन इस थ्योरी से ऐसा आता है कि आपको एक मॉलिक्यूल दे देंगे, पहले तो पूछेंगे शेप क्या है, फिर पूछेंगे क्यों है ये शेप, रीजन बताओ, और जो रीजन बताना है भैया वो VSEPR के हिसाब से बताओ। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चले आगे। तो अब मैं तुम्हें कुछ शेप्स के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों। बोर्ड पे देखते रहना, बिल्कुल भी नजरें मत हटाना। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वो जो 3 टेबल दिए हुए हैं कम से कम हमारा उसमें से एक तो हो ही जाए आज, ठीक है। और मैं तुम्हें 3D में भी यहाँ पर कुछ बना के दिखाऊंगा हाथ से ऐसे ऐसे करके, तो उसको समझने की कोशिश करना। उसके लिए मुझे बहुत सारे पेन चाहिए। ये हो गए पेन अरेंज, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। बच्चों नंबर 1 ध्यान से देखना, इस दुनिया में कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप ऐसी है कि उसमें ज्यादा बिना दिमाग लगाए भी हम खुद से सोच सकते हैं कि उसकी शेप क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या चाहते हो, इसको कॉम्प्लिकेटेड बन के पढ़ा जाए या पहले आसान चीजें याद कर लिए? क्या करते हो? क्वेश्चन आंसर छोटी क्लास में कैसे याद करते थे? पहले छोटे छोटे कर लेता हूँ भाई सारे, और बड़े बड़े 2-3 बचे वो लिख लिख के याद कर लूंगा, शीशे में देख के याद कर लूंगा, ऐसा कुछ करते थे ना, पहले आसान काम कर लेते थे। ठीक वैसे ही मैं तुम्हें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल समझाने जा रहा हूँ जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम खुद भी सोच सकते हो। जैसे मान लो बच्चों एक मॉलिक्यूल है और वो है इस टाइप का, जैसे AB2। AB2 का मतलब समझ पा रहे हो क्या? A सेंट्रल एटम है, उसके साथ 2 साइड में B जुड़े हुए हैं। ये एक काम करो, हाँ ठीक है AB2 ले लो। एक सेकंड बच्चों, मुझे लगता है हम टेबल में एंटर कर ही चुके हैं। हाँ ठीक है, इसमें AB2 ले लेते हैं। तो बच्चों चेक करो सेंटर पे कौन है? A, इसके साथ 2 कौन जुड़े हुए हैं बच्चों? B। इसकी शेप आपको कैसी नजर आ रही है? अरे जल्दी बोलो, कैसा बोर्ड पे क्या नजर आ रहा है? और अभी हम 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि रिपल्शन बिल्कुल बराबर बराबर लग रहा है। तो ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है। अभी हमने क्या असम्पशन ली है? रिपल्शन बराबर लग रहा है सब में। तो आप चेक करो, अगर ये AB2 टाइप का है तो क्या इसकी शक्ल ऐसी होगी, ऐसा नजर आएगा? दोनों में रिपल्शन अगर बराबर लग रहा है तो ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, या बिल्कुल रिपल्शन के सीधे सीधे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। बच्चों चेक करो यहाँ पे इसमें एंगल कितने का बन रहा है? तो इसकी शेप क्या हुई बच्चों? लीनियर। आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको मॉलिक्यूल देगा ना, उसकी शेप बताइए तो बताओगे कैसे? शेप का नाम ही तो बताओगे, स्क्वायर है, पिरामिड है, रेक्टेंगल है, क्या है? तो इसकी शेप क्या है? आ गया समझ में? नंबर 2 बच्चों मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो है AB3 टाइप। AB3 का मतलब सेंटर पे A है और आजू बाजू B है, और कितने भी हैं? 3। मैंने अभी बताया रिपल्शन सब में बराबर लग रहा है, ये हमारी असम्पशन है। अगर सब में बराबर लग रहा है रिपल्शन, तो इन तीनों के बीच में बच्चों एंगल कितने डिग्री का होगा? टोटल एंगल 360 होता है ना, 360 को 3 से डिवाइड करके जल्दी बताओ। 120। बच्चों ये शेप क्या नजर आ रही है आपको? ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर इसलिए क्योंकि एक प्लेन पे लाई कर रहा है, चेक करो बोर्ड के प्लेन पर ही लाई कर रहा है। और ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि जोड़ोगे तो ट्राइंगल ही बनेगा। हाँ या ना? अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो बच्चों इमेजिन करो मेरे हाथ में यहाँ पर इस समय A है, A ठीक, तो A के साथ एक भी ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है।
क्या ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जो बोर्ड पे बनाया हुआ है? ये सेंटर में इमेजिन करो ए है, बी बी बी, और ये प्लेन पे लाई कर रहा है। चेक करो, ये प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन है ना, तो ये क्या कहलाएगा? इस शेप को क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। 120 120 120। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? अब चलते हैं आगे। ए बी 4, सेंटर में ए है और उसके साथ आजू बाजू 4 बी जुड़े हुए हैं, तो इसकी शेप कैसी होगी बच्चों? ऐसी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो बुक में देखोगे तो कहां से आएगा बताओ? इधर देखना, इधर इधर इधर। तो बच्चों ये एक्चुअली 3D पिक्चर बनेगी, पर क्योंकि बोर्ड तो एक प्लेन है तो 3D को 2D में कैसे बनाऊं, इसीलिए थोड़ा अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी 3D में भी बना के दिखाता हूं। इन सभी में बच्चों एंगल कितने का होगा? चेक करो, क्या सभी में एंगल इतना ही है? हाँ या ना? अब कोई बच्चा पक्का ये सोच रहा होगा सर इन सबको जोड़ के तो 360 से बड़ा आ गया। हाँ या ना? तो ये एक प्लेन पे थोड़ी ना लाई कर रहा है, जो तुम सभी को जोड़ के 360 बना रहे हो। ये क्या है जरा ध्यान से देखो, इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ पहले तो इसका नाम याद कर लो, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और ये CH4 इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। CH4 AB4 समझ में आ गया? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है BeCl2 AB2 समझ में आ गया? और इसका BCl3 एग्जाम्पल भी याद करने हैं तुम लोगों को। अब ये शेप जो है ना 3D में देख लो क्या है बच्चों। देखो अगर सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम जुड़े हुए AB2 तो कैसा नजर आएगा? A B B। कोई दिक्कत? लीनियर। बच्चों जैसे ही यहां पर एक तीसरा एटम आया ऊपर से, ये देखो ये आ गया, तो चेक करो यहां से और यहां पर रिपल्शन होगा, ये दोनों को क्या कर देगा? बैंड कर देगा नीचे नीचे ऐसे ऐसे। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? बैंड कर देगा ना नीचे नीचे। ये पहले सीधे हुआ करते थे, इसने रिपल्शन लगा के तीनों को बैंड कर दिया, क्या बन गया? ट्रायंगुलर प्लेनर। यही था। अब बच्चों लेकिन ये चेक करो, एक प्लेन पे तो आ रहा है कम से कम, लेकिन जैसे ही इस प्लेन के ऊपर से एक एटम आएगा यूं करके, तो जरा चेक करो ये तीनों नीचे की तरफ ऐसे 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 बैंड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये तीनों ऐसे थे, पहले एक प्लेन पे थे, ऊपर से एक एटम यहां से आया और ये तीनों नीचे की तरफ ऐसे बैंड हो गए। बात समझ में आई? तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जो तीन है ना 1 2 3, ये तीनों पहले सीधे एक प्लेन पे थे, और अभी नीचे क्यों बैंड हो गए? क्योंकि ऊपर से एक एटम आ गया, तो वो इन तीनों पे रिपल्शन लगाएगा। इस पे भी तो ये नीचे हो गया, इस पर रिपल्शन लगाया, पहले सीधा था ना नीचे हो गया, और ये तीसरा इधर पे नीचे हो गया। ये शेप दिख रही है तुमको इस समय? यहाँ पे दिखाई दे रही है? क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। अब आप ये वाला एंगल चेक करो, ये वाला एंगल चेक करो, और ये वाला एंगल चेक करो, ये सारे 109.5 है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो ये नाम तुम लोगों को पहले याद करने हैं। इसके बाद चलते हैं आगे बच्चों, नंबर 4 AB5। जरूरी कि जो आटम है वो ऊपर से या साइड से आ जाए तो फिर वो प्लेन पे जाया करेगा? नहीं, आप स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हो ना। एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर एक ही प्लेन पे चारों एटम आ जाए तो कैसा रहेगा? तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर ऐसा नजर आएगा। ये एक प्लेन है, इसके ऊपर सेंटर पे ए है, इधर इधर चारों पे बी भी है। यही बोल रहे हो ना? ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को assumption में क्या बताया था, रिपल्शन सब में बराबर लग रहा है। अगर रिपल्शन बराबर लग रहा है तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट तुम्हें नजर आ रही है ना, यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम करने के लिए ये अपने आप को डिस्टॉर्ट करेगा, तो एक बी फिर से घूम के ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे बैंड हो जाएंगे वापस से, तो शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगी तब भी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये चारों भी एक प्लेन पे रहेंगे ना तो रिपल्शन में तब भी ज्यादा ही लगेगा, तो एक को ऊपर जाना ही पड़ेगा, बाकी 3 नीचे बैंड हो जाएंगे और एंगल हो जाएगा 109.5। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक के साथ चारों भी एक ही प्लेन पे लगा दो तो 90 एंगल बनेगा, तो 90 में कम एंगल है तो पास हो गए ना, तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा। जबकि 109.5 बड़ा एंगल है तो वो दूर हो गए, इसका मतलब तो वो डिस्टॉर्ट होकर के टेट्राहेड्रल ही बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? आ गया? चले आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों AB5। अच्छा मैग्नेट देखिए, कोई मैग्नेट, जैसे तुम लोगों ने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा। AB5 से आपको क्या समझ में आ रहा है? सेंटर पे A है और उसके आजू बाजू साइड में 5 अदर एटम उसके साथ बॉन्डेड है। हाँ या ना? तो ये आपको कैसा नजर आएगा बच्चों, इमेजिन कर पा रहे हो? देखो बच्चों मैं बताता हूं, मान लो ये एक प्लेन है। देखो पहले बोर्ड पे देखने की समझने की कोशिश करो, फिर मैं 3D में भी समझा दूंगा। ये एक प्लेन है, अरे प्लेन समझ में आ रहा है वो भी नहीं आ रहा? अब देखो ये बोर्ड को मैं पूरा ऐसा सीधा कर दूं तुम्हारे सामने तो प्लेन बन जाएगा ना, ये वही प्लेन मैंने बना दिया है, समझ गए? इसके सेंटर में यहाँ पर A है, तो आप चेक करो इसके साथ एक भी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है। क्या ये तीनों बी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं? यस। और एक बी इसके साथ प्लेन के ऊपर है और एक बी इसके साथ प्लेन के नीचे है। नहीं आया समझ में? पक्का आ गया ना? अब आप चेक करो ये तीनों जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल तो 120, यही वाला, मतलब जो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं वो तो ऐसे दिखेगा, और एक भी इसके साथ ऐसे बाहर है और एक बोर्ड के अंदर है, ऐसे ही तो है। तो ये तीनों के बीच में तो 120 रहने वाला है, लेकिन जो प्लेन के ऊपर है वो इन तीनों भी के साथ 90 बना रहा है, मतलब ये इधर 90 और 90 बना रहा होगा और नीचे वाला भी। ये बात फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं? इसका एग्जांपल है PCl5 और इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसा नाम क्यों रखा गया इन लोगों ने? ये बच्चों को परेशान करना चाहते हैं क्या ऐसे डरावने नाम से? तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने इजिप्ट का गीजा वाला पिरामिड देखा है? वो पिरामिड का बेस स्क्वायर है और ऊपर ऐसे उठा हुआ है, हाँ या ना? अब चेक करो, क्या यहाँ पर बी को अगर मैं इसके साथ ऐसे 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 जोड़ूं तो पिरामिड नहीं बन गया? पर इस पिरामिड का बेस कैसा है, स्क्वायर या ट्रायंगल है? स्क्वायर है। वो क्या कर रहे हो भैया, 3 ही तो बी है, तो इसका बेस क्या है? तो ट्रायगोनल पिरामिड। पर एक पिरामिड नीचे भी तो बनेगा, 2 पिरामिड हो गए, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिड। नहीं आ रहा समझ में? पक्का ना? इसको भी बना के देख लेते हैं भाई एक बार। देखो भाई, एक ही प्लेन, मान लो सेंटर पे ए है और उसके साथ 3 कौन जुड़े हुए हैं बच्चों? अरे भाई 3 बी जुड़े हुए हैं, बी मतलब अदर एटम्स। हाँ हाँ हंस लो हंस लो, पेन छूट गया मेरे हाथ से। ये ए के साथ 3 बी जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं, समझ पा रहे हो? और एक भी ऐसे ऊपर से जुड़ा हुआ है और एक भी ऐसे जुड़ जा भाई, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, ऐसे। अरे वाह, समझ गए ना? तो इसको ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे तो पिरामिड बन जाएगा ऊपर और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, सही है? आप चेक करो, इनके बीच में 120 बन रहा है, लेकिन ये जो ऊपर से ये 90 बना रहा है सबके साथ, तो इस शेप को आप क्या बोलोगे? क्या? ट्रायंगल बाय पिरामिड। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब एक केस मैं तुम्हें इसमें और समझा देता हूं।
एक लास्ट केस और है, ये इरेज कर दूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? इरेज कर दूं ना? देखो घर जाके नोट डाउन कर लेना और एग्जांपल इसमें ज्यादा से ज्यादा लिख लेना, क्योंकि जितने ज्यादा आप यहाँ पर एग्जांपल लिख लोगे ना, तो अगर वही एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि इसकी शेप बताओ, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पता है कि किसका एग्जांपल है। AB2, AB3, AB4, AB5, और मान लो बच्चों AB6 हो गया, तब क्या करोगे? एक केस और लेते हैं, AB6, A के साथ 6 B जुड़े हुए हैं। तो बच्चों मान लो ये एक प्लेन है, अब ये मैं देखो 3D में नहीं बना पाऊंगा, 2D में समझ लो। सेंटर पे A है, 4 अदर एटम्स यानी कि B इसके साथ एक ही प्लेन पे जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है? एक B है प्लेन के ऊपर और एक B है प्लेन के, कोई दिक्कत? क्या नाम है इसका? इसके 2 नाम है बच्चों, ऑक्टा हेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अगर AB6 टाइप आ जाए तो आप ऐसे कर लेना। इसका बेस्ट एग्जांपल है SF6। समझ में आ गया ना? चले आगे बच्चों, यहां पर जो मैंने तुम्हें ये 4-5 तरीके की शेप समझाई, तुम्हें ये समझ में आया या नहीं, पहले इतना बता दो बस। आ गया? तो अब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो और ये वाला पेज निकाल दो। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक टेबल नजर आ रहा होगा, आ रहा है? आज हमने ये टेबल खत्म भी कर दिया है, अगर तुम ठीक से देखो तो मैं ये सारे केस समझा चुका हूँ। अब हम इस टेबल को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो क्या ये टेबल पूरा उठा के बोर्ड पे बनाऊं या आपको दिख रहा है मैं रीड करूं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया इस टेबल को देखें, और जो मैं रीड कर रहा हूं बिल्कुल वहीं पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। देखो टेबल के ऊपर लिखा है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो मैंने बोला था ना 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। तो यहाँ पर ये उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर की झंझट खत्म हो गई है। तो सिर्फ क्या होगा? बॉन्ड पेयर, यानी कि वो लाइन जिससे बॉन्ड बनता है उन्हीं में रिपल्शन लगेगा, जो भी लगेगा, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा। नहीं आ रहा समझ? जब लोन पेयर है ही नहीं भैया, तो लोन पेयर रिपल्शन क्यों लगा रहे हो? जब लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहां से आ जाएगा? बॉन्ड पेयर रहेगा ना। और अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहेगा तो पक्का सब में रिपल्शन बराबर है। यही तो बताया था मैंने, बोला नहीं था असम्पशन में कि सब में रिपल्शन बराबर लग रहा है। तो कहीं मैं इसी टेबल की बात तो नहीं कर रहा था। आ गया समझ में? अब बच्चों चेक करो, सबसे पहले कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मिला कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक सेकेंड, ये वाली बुक मुझे देना, इसमें इसके अंदर निकालो ये टेबल जल्दी से, जल्दी करो, ये बुक मुझे दो, पकड़ो, लो जब तुम्हें लगनी 3 जन्म। घुमा लो। तो बच्चों देखो सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब उसका सीधा सीधा बॉन्ड पेयर से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? या तो लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने लिखे हुए हैं? 2। तो मतलब ये कहीं AB2 मॉलिक्यूल की बात तो नहीं कर रहा। और AB2 की शेप मैंने क्या बताई थी बच्चों? क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर में बराबर रिपल्शन है, तो बराबर रिपल्शन में सीधा बन जाएगा। चेक करो इसकी शेप क्या बनी बच्चों? लीनियर एंगल कितना है? 180 डिग्री। AB2 बना के दिखा दिया ना। एग्जांपल चेक करो, BeCl2 और HgCl2, कोई दिक्कत? इसके आगे आ जाओ बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3। तो बच्चों शेप क्या बनी? पिरामिड, ट्रायगोनल, प्लेनर, एक प्लेन पे 3 है, हाँ या ना? तीनों के बीच में एंगल 120 जो कि इक्वल होगा। बच्चों चेक करो इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर दिया है कि नहीं? एग्जांपल BF3 या BCl3 दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत? नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। नंबर 4 का मतलब ये है कि वो बॉन्ड पेयर 4 है। तो 4 बॉन्ड पेयर का बेस्ट एग्जांपल मीथेन होता है, तो ये AB4 टाइप हो गया। तो इसमें मैंने तो बताया था इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है 109.5। 3 एक प्लेन पे थे पर वो नीचे बैंड हो गई थी और एक ऊपर चला गया था, याद है? CH4
एंड NH4 प्लस। नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। नंबर 5 का मतलब क्या है कि 5 बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब शेप क्या बनेगी, 3 तो एक प्लेन पे लाई करेंगे, ये रहा ना, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। चेक कर लो, यही बनाया हुआ इसने भी। जो एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं उनके बीच में एंगल 120 120 120 होगा। जो प्लेन के ऊपर है वो 90 डिग्री बनाएगा उनके साथ जो प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और जो प्लेन के नीचे है वो उनके साथ 90 डिग्री बनाएगा जो प्लेन पे लाई कर रहे हैं। हाँ या ना, फिगर में चेक कर लो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, PCl5। अरे यार अगर AB 5 है तो इसका एग्जांपल PCl5 ही होगा ना, ये तो इजी भी याद करना। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया, बॉन्ड पेयर 6 हैं, दिस इज AB6 टाइप। इसका एग्जांपल भी चेक करो, SF6 है, 4 एक प्लेन पे लाई करेंगे, एक ऊपर नीचे, सही है गलत? बच्चों जो 4B एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इन चारों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, और जो प्लेन के ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं वो भी 90 बनाएंगे। नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? तो इसी के साथ तुम्हारा ये एक टेबल खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला टेबल स्टडी करेंगे, और इसके पीछे एक और टेबल दिया है, ये वाला स्टडी करेंगे, और उसी के साथ हमारा VSEPR भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि चेक करो उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बचेगी। Whose book is this? समझ में आ गया सबको? पक्का घर जाके ड्रॉ कर लेना, बना लेना, समझ लेना, याद कर लेना, और अप टू डेट कॉपी कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।